ठंडा मतलब कोका कोला। कुछ इस तरह की इमेज क्रिएट करके आज के टाइम में कोका कोला ने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज मार्केट में मैक्सिमम सॉफ्ट ड्रिंक्स या तो पेप्सिको के अंडर में आती है या फिर कोका कोला के, जैसे कि मिरिंडा, माउंटेन ड्यू और 7 अप, ये सब पेप्सिको के प्रोडक्ट्स हैं। वहीं पे थम्स अप, माजा, फंटा, स्प्राइट और लिम्का कोका कोला के। लेकिन इंडिया में एक समय ऐसा भी था, यही कोका कोला और पेप्सी कैंपा कोला के सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कैंपा कोला मार्केट में सिर्फ नाम का ही रह गया है। इसकी डाउनफॉल की वजह क्या थी और आने वाले टाइम पर यह रिलायंस के अंडर में कैसे जोरदार कमबैक करने की तैयारी में है, आइए इस वीडियो में हम सब डिटेल में समझते हैं। तब तक अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब वैसे तो कोका कोला की शुरुआत 1886 में जॉर्जिया के अटलांटा सिटी से हुई थी, लेकिन इंडियन मार्केट में यह ब्रांड सन 1956 में इंटर हुआ था। शुरुआती समय में कोका कोला के लिए बहुत सुनहरे साबित हुए थे, क्योंकि इंडियन मार्केट में इसने न केवल सक्सेस अचीव की बल्कि खूब पैसा भी कमाया। एक्चुअली कोका के सक्सेस के पीछे का मेन रीजन था इसका कोई कंपटीटर न होना। पर 1974 की शुरुआत में इनके ये अच्छे दिन खत्म होने शुरू हो गए, क्योंकि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 यानी फेरा लागू कर दिया गया, जिसके अकॉर्डिंग हर फॉरेन कंपनी जो इंडिया में अपना बिजनेस ऑपरेट करती थी उन्हें अपनी कंपनी का 60% शेयर और प्रोडक्ट से रिलेटेड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती थी, जो कि कोका कोला इंडियन मार्केट में पूरी तरह से पैर पसार चुका था। ऐसे में उसने यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटने की जगह 60% शेयर देने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन कंपनी ने अपनी सीक्रेट रेसिपी और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से साफ मना कर दिया। यही वजह थी कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने सन 1977 में कोका कोला को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब कोका कोला के इंडिया से जाने के बाद भारत में भी एक ऐसी कंपनी थी जो बंद होने के कगार पर आ गई थी, और वो थी प्योर ड्रिंक्स, जिसने शुरुआत से लेकर एंड तक कोका कोला के सारे बोतल मैन्युफैक्चरर्स करने के अलावा टोटल मार्केटिंग, सेल्स और एडवर्टाइजमेंट्स का भी काम संभाला हुआ था। यही वजह थी कि सरकार के इस फैसले से प्योर ड्रिंक्स के मालिक चरणजीत सिंह बेहद नाखुश थे, क्योंकि बात 2800 एम्प्लॉइज की रोजी रोटी और कारोबार बचाने की थी। और उसी टाइम पर चरणजीत सिंह ने देखा कि भारत के लोग कोका कोला के एडिक्ट हो चुके हैं। ऐसे में उन्होंने 1977 में एक इंडिया का सॉफ्ट ड्रिंक्स लॉन्च किया, और यहीं से हम लोगों को मिली हमारी पहली सॉफ्ट ड्रिंक्स कैंपा कोला, जो मार्केट में आते ही पार्ले ग्रुप के सॉफ्ट ड्रिंक्स थम्स अप को टक्कर देने लगे। उसी साल यानी 1977 में ही इंडिया की एक और स्वदेशी सॉफ्ट ड्रिंक्स लॉन्च हुई, डबल 7, लेकिन इसका टेस्ट कुछ खास लोगों को पसंद नहीं आया। इसकी वजह से इसकी डिमांड धीरे धीरे मार्केट से फेड ऑफ होती चली गई, और वहीं दूसरी तरफ कैंपा कोला लोगों को बहुत पसंद आ रही थी, और गुजरते दिनों के साथ यह अपने मार्केट शेयर को भी एक्सपेंड करती जा रही थी। अब वैसे तो कैंपा कोला के रैपिड एक्सपेंशन के पीछे का पहला रीजन था कोका कोला का बेस्ट अल्टरनेटिव बनना, लेकिन इसने अपने कमाल के मार्केटिंग स्ट्रेटजी से भी खूब सक्सेस हासिल की, क्योंकि कैंपा कोला ने अपने एडवर्टाइजमेंट से यूथ को टारगेट किया था और सबके दिलों पर राज करने वाले सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसका स्लोगन था द ग्रेट इंडियन टेस्ट, जो कि लोगों के बीच खूब पॉपुलर हुआ, और कुछ इसी तरह से कैंपा कोला को कोका कोला की जगह लेते और मार्केट में आई इस गैप को फिल करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। अपनी पहली सॉफ्ट ड्रिंक्स की पॉपुलैरिटी के बाद कैंपा कोला ने 2 और कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में लॉन्च किए, जिसमें से एक थी कैंपा ऑरेंज और दूसरी थी कैंपा लेमन एंड लाइम। ये दोनों फ्लेवर्स भी लोगों को बहुत पसंद आए, और अब धीरे धीरे कैंपा कोला इंडिया के सॉफ्ट ड्रिंक्स का लीडर बनता गया। दिल्ली में इसने 4 फैक्ट्रीज ओपन कर ली थी, और वहीं पर अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करके चले तो 50 से ज़्यादा फैक्ट्रीज की थी। और दोस्तों, कैंपा कोला 15 सालों तक मार्केट में टॉप पर बनी थी, जिसका एक इकलौता कंपीटर था थम्स अप। लेकिन कोका कोला की तरह ही कैंपा कोला के भी सुनहरे पल बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिके। हैरानी की बात यह है कि कैंपा कोला के सक्सेस और फेलियर होने की दोनों वजह कोका कोला ही बना। अब हुआ कुछ यूँ कि 1991 में इंडिया के अंदर लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई और इंडिया के अंदर फॉरेन कंपनी के लिए ओपन कर दिया गया, और जिसके बाद फोर्ड, टोयोटा, सोनी, सैमसंग और नोकिया जैसे कई मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में इंटर हुई, और इसी के साथ री इंटर हुआ कोका कोला, जिसने आते ही कैंपा कोला का डाउनफॉल शुरू कर दिया। वैसे ये विदेशी कोला ब्रांड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से पहले ही इंडिया में अपनी जगह बनाने की ट्राई कर रहे थे, और उस टाइम के पीएम राजीव गांधी भी पेप्सी की वापसी के सपोर्ट में थे। इसलिए पेप्सी ने इंडियन मार्केट में लिबरलाइजेशन के 2 साल पहले यानी 1989 में ही वापसी कर ली थी। लेकिन यही टाइम था जब इंडिया में कोला वार शुरू हो गया। पेप्सी की वापसी ने काफी पॉलिटिकल डिबेट शुरू कर दी थी, यहाँ तक कि थम्स अप के को फाउंडर प्रकाश चौहान ने भी इसका काफी विरोध किया। लेकिन इन सब को इग्नोर करते हुए पेप्सी अपनी मार्केट में पोजीशन को इम्प्रूव करने में लगी हुई थी।
अब उस समय पेप्सी और कोका कोला मल्टीनेशनल कंपनीज थी जिनके पास फंड की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने मार्केटिंग पर खूब सारे पैसे बहाए, कई सारे कैंपेन्स चलाए और इसका असर यह हुआ कि जल्द ही लोगों ने कोका कोला और पेप्सी को फिर से अपनाना शुरू कर दिया और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कैंपा कोला जैसे और कई स्वदेशी सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर। मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक्स का कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि लगभग सभी छोटे कोला ब्रांड्स की फैक्ट्रीज शटडाउन होने लगी और बाकी लोकल कंपनीज की तरह 2001 में कैंपा कोला को भी अपना दिल्ली बेस्ड बॉटलिंग प्लांट बंद करना पड़ा और आगे चलकर 2009 आते आते यह सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित होकर रह गया, जहां अभी भी बहुत कम क्वांटिटी में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि आने वाले कुछ महीने में आप अपने एरिया के मॉल्स में कैंपा कोला के लोडेड रैक्स दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि यह वापस से मार्केट को डोमिनेट करने के लिए फुल प्रूफ प्लान के साथ आ रहा है, वो भी रिलायंस जैसे जायंट्स के लीडरशिप में। असल में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कैंपा कोला को प्योर ड्रिंक्स से 22 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि एक डूबी हुई कंपनी को एक्वायर करने के पीछे का राज क्या है। अब इसे समझने के लिए हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के 45 एनुअल मीटिंग को देखना होगा, जिसमें कंपनी ने FMCG इंडस्ट्री में एंटर करने का अनाउंस किया था। इस अनाउंसमेंट से यह साफ है कि टेक्सटाइल, एनर्जी, रिटेल और टेलीकॉम जैसे सेक्टर में कमाल दिखाने के बाद अब रिलायंस FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर को भी डोमिनेट करने का प्लान बना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि FMCG सेक्टर ही क्यों? तो बेसिकली FMCG सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का 4th लार्जेस्ट सेक्टर है और ये मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, जिसमें फूड एंड बेवरेजेस, हेल्थ केयर एंड हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर शामिल हैं और रिलायंस अपने रिलायंस रिटेल बिजनेस के थ्रू FMCG सेक्टर में इंटर करके इंडियन इकोनॉमी के 4th लार्जेस्ट सेक्टर में भी अपनी पकड़ बनाना चाहता है। अब सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से हमें कैंपा कोला के केस में जियो जैसी डिसरप्टिंग मार्केट टैक्टिक्स देखने को मिलेगी और क्या ये स्ट्रेटजी इस बार भी उतनी सक्सेसफुल होगी? अब इन पॉइंट्स पर भी एक्सपर्ट की अलग अलग राय है, जिसमें कुछ एक्सपर्ट इसे जियो 2.0 का नाम भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जियो के सक्सेस की मेन वजह थी कि बाकी के टेलीकॉम सेक्टर के पास फंड्स और रिसोर्सेज की काफ़ी कमी थी, क्योंकि ये कंपनीज इतने ज़्यादा कर्ज में डूब चुकी थी कि जियो ने मार्केट में इंटर करते ही सभी को पीछे छोड़ दिया। लेकिन वहीं FMCG सेक्टर में पहले से ही कई सारे बड़े बड़े जेंट्स मौजूद हैं जिनके पास न तो फंड्स की कमी है और ना ही रिसोर्सेज की। ऐसे में वो रिलायंस को बराबरी का टक्कर देते हुए नजर आएंगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि रिलायंस निरमा मूवमेंट जैसे प्लान पर काम कर रही है। अब निरमा मूवमेंट क्या है, इसको समझने से पहले नजर डालते हैं कैंपा कोला के प्राइस पर, जो जियो मार्ट पर ऑलरेडी बिकना शुरू हो गया है। इस प्लेटफॉर्म पर कैंपा कोला की 600 ml की बोतल मात्र 15 रुपये और 2 लीटर बोतल की कीमत सिर्फ 49 रुपये में मिल रही है। वहीं पर अगर हम पेप्सी और कोका कोला को देखें तो इनकी 2 लीटर की बोतल की कीमत करीबन 95 रुपये है। ऐसे में ये साफ देखा जा सकता है कि रिलायंस ने कैंपा कोला के प्राइस को ऑलमोस्ट हाफ कर दिया है। और दोस्तों, निरमा ने भी कुछ ऐसा ही प्राइस गेम खेला था जब उसने देखा कि P&G और हिंदुस्तानी यूनिलीवर लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनीज मुझे मार्केट में जगह नहीं बनाने देंगी। ऐसे में निरमा ने अपने वॉशिंग पाउडर को मार्केट प्राइस से 75% कम दाम पर बेचना शुरू कर दिया। अब इसका असर यह हुआ कि इतने कम समय में निरमा ने हर घर में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन ये इसके अच्छे दिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहे, क्योंकि हिंदुस्तानी यूनिलीवर लिमिटेड ने भी कुछ समय बाद लो प्राइस वाली कैटेगरी में अपना व्हील वॉशिंग पाउडर लॉन्च कर दिया और वापस से अपने मार्केट के शेयर को कैप्चर कर निरमा को पीछे ढकेल दिया। इसलिए कैंपा कोला लो प्राइस के साथ कितनी लंबी रेस का घोड़ा बनेगा ये कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि पेप्सी और कोका कोला जैसी कंपनीज इस प्राइस गेम को क्रैक करने का कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगी। लेकिन हम तो अभी भी कह सकते हैं कि कैंपा कोला इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट को जरूर डोमिनेट कर पाएगी, क्योंकि रिलायंस के पास एक बहुत बेहतरीन मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें 16,700 स्टोर्स 7,000 डिफरेंट सिटीज में भी अवेलेबल है और इन स्टोर से वो कैंपा कोला को काफ़ी तेज़ी से लोगों तक पहुंचा सकती है। इसके अलावा जियो मार्ट के स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन भी कंपनी के बहुत काम आने वाली है, जिसके जरिए वो उसे हर छोटे बड़े किराना स्टोर्स तक इसे पहुंचाकर कैंपा कोला के विजिबिलिटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अब ये तो आने वाले टाइम पर ही पता लगेगा कि रिलायंस कैसे पेप्सिको और कोका कोला जैसे कंपनीज को पीछे छोड़ेगी। लेकिन एज अ इंडियन हम यह जरूर चाहेंगे कि कैंपा कोला वापसी करे और पूरी दुनिया पर राज करे।